बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसका पहला एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। कह रहा है कि बताएं वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसका ताल्लुक होता है चार्जेस से, मगर चार्जेस किस में हो? रेस्ट में हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें आपके सामने मैंने एक नाम लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देखें ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो लफ्ज से मिलकर बना है। कौन से वर्ड से? एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। अब ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है, हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? चार्ज। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप जो कहें आपकी मर्जी, ठीक है, ओके जी। और अगर हम आगे वाले वर्ड को देखें, स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है? एट रेस्ट। रेस्ट या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टेशनरी। इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब है, ठीक है। कोई भी चीज जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, मतलब जब भी किसी चीज की स्पीड 0 होती है तो हम कहते हैं कि वो चीज किस में है? वो आपकी चीज रेस्ट में है, वो आपकी चीज स्टेशनरी में है। तो कह रहा है ऐसी स्टडी जिसमें क्या पढ़ा जाए? चार्जेस के बारे में पढ़ा जाए, मगर चार्जेस किस में हो? रेस्ट में हो। ऐसी, अब अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, या कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, मगर चार्जेस किस में हो? रेस्ट में हो। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें यह पढ़ा जाए कि अगर आपकी चार्जेस है और वो किस में है? रेस्ट में है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे यही क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपकी चार्जेस, अगर आपकी यही सेम चार्जेस अगर इस कंडीशन में हो, तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने सिर्फ बुक के एमसीक्यूज तक नहीं रहना, दूसरी चीजें भी साथ साथ क्लियर करनी है। अगर मैं कहूं कि यही चार्ज अगर फर्ज करें मोशन में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? फिर हम उसे कहेंगे करंट। जब भी आपकी चार्जेस मोशन में होती हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? करंट कहेंगे, या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम पढ़ते हैं आपकी चार्जेस किस में हो? मोशन में। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि आपकी चार्जेस किस में हो? रेस्ट में हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मगर यहाँ पे बी ऑप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, आखिर में एस आप लगा दीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 एमसीक्यूज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। कह रहा है कि आपके पास कौन है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों कौन सी चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। यूनिट का मतलब है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। कितनी है? 1 कूलम। कह रहा है आपके पास दो चार्जेस हैं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इज 1 मीटर। अगर दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान वाला फासला अगर 1 मीटर है, तो बताएं कि इनके अंदर फोर्स कितनी होगी। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? दो चार्जेस हैं। लेट सपोज मैं लिख लेता हूं, एक हमारे पास चार्ज है Q1 और दूसरी हमारे पास चार्ज है Q2, ठीक है। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? यूनिट मींस 1। दोनों के बीच में जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 कूलम। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो अब हमें क्या चाहिए? कूलम फोर्स चाहिए। अब कैसे मालूम करेंगे? तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स को मालूम किया सबसे पहले, वो हमें कूलम ने बताया। तो कूलम का लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, ये F आपका सेम इज इक्वल टू, अब देखिए ये K, ये आपका K मीन्स कूलम्ब कांस्टेंट। Q1 एंड Q2, Q1 किसके बराबर है? 1। ये आपका बीच में कोई साइन नहीं है, देखें, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो ये Q1 किसके बराबर है? 1 के, ये आपका 1 आ गया।
बीच में कोई साइन नहीं तो दोबारा 1 मल्टीप्लाई आ गया। बीच में कौन है Q2, अब Q2 किसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, ओके जी। अब यहां पर कौन है आर स्क्वायर। अब आर की क्या वैल्यू है हमारे पास, माने डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम आर से शो करते हैं, डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, आर से। कूलम लाने यहाँ पे आर शो की है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, ये आपका आ गया 1, मगर यहाँ पे स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके जी। तो F इज इक्वल टू, अब K आपका सेम, 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। 1 का स्क्वायर माने 1 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई तो 1 1 जा 1। ठीक है, ओके जी। तो F और K को 1 से मल्टीप्लाई करें, K 1 जा K, और नीचे क्या है 1, नीचे 1 रखें या ना रखें एक ही बात है। अब आप देखें कि यहां पे जो हमारे पास जो फोर्स आई है वो क्या आई है, F इज इक्वल टू K। अब K कौन है, ये K कौन है, ये K आपका कौन है, कूलम्ब कांस्टेंट। ये आपका K कौन है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, और इस K की वैल्यू भी होती है, कौन सी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो है यहां पे, अब यहां पे पूछा क्या गया है, क्या गया था कि दो चार्जेस हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो बताया फोर्स कितनी होगी, तो इनकी फोर्स किसके बराबर आ गई, कूलम कांस्टेंट के। ठीक है, फोर्स किसके बराबर आ गई, कूलम कांस्टेंट के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कूलम कांस्टेंट होगा। सही है। अच्छा, एक यहां पे एक और सवाल भी आ सकता है कि हो सकता है कि कूलम कांस्टेंट ना लिखा हो तो K की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, भाई इतनी होगी। दो चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, रिपल्जन। मुख्तलिफ चार्जेस के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। तो यहां पे जो रिपल्जन फोर्स होगी वो कितनी होगी, 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K का जो आपका यूनिट होता है वो आपका ये होगा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, या फोर्स बिटवीन टू कूलम चार्जेस इज 9 इंटू 10 रेज पावर 9। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, एक और एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी, ये बात याद रख लें, जब भी दो चार्जेस की वैल्यू और दो चार्जेस के दरमियान वाला डिस्टेंस अगर सेम होगा, दो चार्जेस की वैल्यू और दो चार्जेस के दरमियान वाला डिस्टेंस अगर सेम होगा, तो याद रखिएगा उनके दरमियान जो फोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्जन हो, वो हमेशा किसके बराबर होगी, K के। अब कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, फर्ज करें दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 कूलम, दूसरी चार्ज है उसकी वैल्यू भी है 2 कूलम, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी है 2 मीटर। अब आप देखें कि चार्जेस की वैल्यू, चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान वाला डिस्टेंस, वो दोनों क्या है, तीनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है इनकी फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गई, कूलम कांस्टेंट के। अब कैसे पुट करते हैं, कूलम कांस्टेंट क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F आपका सेम, ये K आपका सेम, Q की वैल्यू क्या है 2, बीच में कोई साइन मल्टीप्लाई, इस Q2 की वैल्यू भी 2, R की वैल्यू भी 2, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर आ गया। तो F इज इक्वल टू K, 2 2 जा 4, और 2 का स्क्वायर माने 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, क्या बचा K, F इज इक्वल टू K। तो देखिए वाकई ये बात सच है, तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आएगा। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, वो आप ढूंढ के खुद बताएं कि F इज इक्वल टू K माने कूलम कांस्टेंट का राइट ऑप्शन होगा। नंबर 3 एमसीक्यूज, कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स विद, कह रहे जो कूलम्स का लॉ है वो किससे जो है वो काफी क्लोज रिसेंबल करता है, मिलता जुलता है। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जिसका जो बी ऑप्शन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो और कूलम्स लॉ दोनों मिलते जुलते हैं। कैसे, थोड़ा इसको जो है वो हम समझते हैं। ठीक है, अब कूलम का लॉ देखें, ये होता है F इज इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं कहूं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखिए आप, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नंबर वन। अब देखें जो कूलम ने जो लॉ दिया है वो किसके लिए दिया, ये कौन है, ये आपकी कौन है, चार्जेस है। कूलम ने जो लॉ दिया है वो चार्जेस के बारे में दिया है, पॉइंट चार्जेस के बारे में। कूलम ने जो अपना लॉ दिया है वो किसके बारे में दिया है, पॉइंट चार्जेस के बारे में। और न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है वो किसके लिए दिया है, देखिए यहां पे कौन है, मासेस हैं, बॉडीज के लिए दिया है। ठीक है, तो यहां पे चार्जेस के लिए और यहां पे बॉडीज के लिए। तो देखें इसके अंदर ये के कौन है, कूलम कांस्टेंट, इसके अंदर जी कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां भी फोर्स, यहां भी फोर्स। तो आप देखें इसका ला पॉइंट चार्जेस के लिए, इसका ला मासेस के लिए, बॉडीज के लिए। तो इसका ला और इसका ला आपस में दोनों में क्या है, काफी मिलते जुलते हैं। एक और बात देख लें आप, यहां पे देखिए आप, यहां पे देखें फोर्स है और यहां पे देखें आर, आर कौन है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये क्या है, आर डिस्टेंस बिटवीन मासेस, दो चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है और ये भी आपकी कोई चार्ज है, ये क्यू। अब ये दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ये आर। अगर मैं इधर मासेस रखूं, ए कोई जिस्म है, बी भी कोई जिस्म है, इन दोनों के ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये भी आर। तो क्या कह रहा है, इधर भी देखें आर के ऊपर स्क्वायर, इधर भी देखें आर के ऊपर स्क्वायर, इधर भी देखें फोर्स और ये आर, दोनों देखें नीचे सेम है। अगर मैं कहूं इस फोर्स का इससे क्या ताल्लुक है, देखिए इनवर्सली है, इनवर्सली, कोई अपॉन में है ना, इनवर्सली। और इधर भी देखें इस फोर्स का ताल्लुक आर से क्या है, इनवर्सली। तो देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और जो चीज अपॉन में होती है तो कहते हैं इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स। और ये कौन है, लॉ है, स्क्वायर इनवर्स लॉ, ये इसको भी मान रहा है। ये भी देखें स्क्वायर है और अपॉन में मन इनवर्स, और ये कौन है, लॉ, स्क्वायर इनवर्स लॉ। ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ को मानता है, ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ को मानता है। ठीक है, तो काफी और भी इनके अंदर जो है ना काफी सारी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो चार्ज है, अगर मैं कहूं ये आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान, वैसे देखिए अनलाइक चार्जेस है ना, डिफरेंट चार्जेस है, तो इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहां होगी, इनके दरमियान। तो याद रखिएगा दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन पर, वो कहां पे हो रही है, बिटवीन द चार्जेस। अब देखिए ये एक जिस्म है, ये भी जिस्म है, हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है। ठीक है, एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। तो देखिए अट्रैक्ट कैसे करेगा, इसको, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन कहां पे होगी, बिटवीन में। तो इसमें भी देखिए बिटवीन में, इसमें भी देखिए बिटवीन में। सही है, ओके जी। ये बॉडी इसको खींचेगी और ये बॉडी इसको खींचेगी। जितना ये इसको खींचेगी उतना ही ये बॉडी इसको खींचेगी। तो देखिए ये क्या कर रही है, फर्ज करें एक्शन, तो बदले में यह क्या करेगी, रिएक्शन। इन दोनों का जो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, वो बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इन द सेम वे ये चार्ज इसे खींचेगी और ये चार्ज इसे खींचेगी, मतलब तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं। ये इसको खींचेगी तो ये भी इसको खींचेगी। कितनी फोर्स से खींचेगी, इक्वल फोर्स। ये अगर एक्शन कर रही है तो ये रिएक्शन करेगी। तो दोनों के दरमियान जो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, दोनों के अंदर वो बराबर भी होगा, अपोजिट भी होगा और डायरेक्शन का अपोजिट होगा। तो इसका मतलब है दोनों जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी मानते हैं। और ये इसको खींचेगा, ये इसको, ये चार्ज इसको खींचेगी तो ये इसको खींचेगी। तो इसका मतलब है इनके दरमियान कोई एक चार्ज दूसरे को नहीं खींचती, दूसरी भी इसको खींचती है। तो इसका मतलब है ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। अगर बॉडीज की बात की जाए, हर बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है। अगर ये इसको खींचेगी तो ये भी इसको खींचेगी। ठीक है, तो यहां भी जो फोर्स है वो कौन है, म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा, इनके दरमियान फोर्स कहां पर है, एक्ट एट अ सेंटर, बीच में है। इनके दरमियान भी जो फोर्स होगी वो भी कहां होगी, एक्ट एट अ सेंटर, वो भी बीच में होगी। तो काफी सारी जो है ना इनके अंदर जो सिमिलरिटीज है। तो इसलिए हम कहेंगे जो कूलम्स का जो लॉ है वो रिसेंबल है, किससे रिसेंबल है, क्लोजली, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। नंबर 4 एमसीक्यूज है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज एफ। कह रहा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसे हम किससे शो करेंगे, ये दरमियान वाला जो डिस्टेंस है इसे हम आर से शो करेंगे। कह रहा है इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है ना वो ये है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो कौन है, एफ है। अच्छा, तो आप ये बताएं देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस। अगर उतने ही डिस्टेंस से अगर हम प्रोटॉन रख दें, पहले किसकी बात कर रहा था, नेगेटिव की, अब हम प्रोटॉन रख देते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है। पहले किसकी बात कर रहा था, नेगेटिव चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की। कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, उनके दरमियान फोर्स एफ है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज उठाएं उनके दरमियान भी उतना ही डिस्टेंस है, तो बताएं इनके दरमियान फोर्स क्या होगी। तो हम कहेंगे दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो सेम होगी। अब ऐसा क्यों, हालांकि देखें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स तो चेंज होनी चाहिए ना, तो हम कहेंगे नहीं होगी चेंज। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन या अगर हम कहें प्रोटॉन, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10 रेस पावर -19 कूलम। दोनों के दरमियान जब दोनों की जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, फर्ज करें मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है ये इसके बराबर है, फर्ज करें ये भी इसके बराबर है, और प्रोटॉन में कह देता हूं कि ये आपका जो है ये भी इसके बराबर है। तो दोनों देखें, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। और क्वेश्चन में ये भी देखें कह रहा है, देखें पढ़े आप, कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, माने सेम है। फर्ज करें मैं अपनी तरफ से रख देता हूं इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है और इसके दरमियान भी 1 है। तो अगर मैंने पहले बताया था दो चार्जेस का दरमियान, अगर दो चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम हो और उनके दरमियान वाला डिस्टेंस भी अगर सेम होगा, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो दो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी सेम होगी, माने फोर्स इज इक्वल टू के होगी, माने कूलम कांस्टेंट, ठीक है, कूलम्स के बराबर हो जाएगी। तो याद रखिएगा चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी अगर डिस्टेंस सेम है, दोनों के दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका एफ ही होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। एमसीक्यूज नंबर 5, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। इस दुनिया में हर चार्ज की कोई ना कोई फील्ड जरूर होती है, हर इस दुनिया में हर चार्ज की कोई ना कोई फील्ड जरूर होती है। इसका मतलब है जो फील्ड होती है वो हमेशा रियल होती है, वाकई हकीकत में फील्ड होती है, माने फील्ड रियल है। अगर मैं कहूं ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है ये हमें नजर आती है नहीं, तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ये हमारी क्या होती है, इमेजिनरी होती है, नजर नहीं आती हमें, ठीक है, ओके जी। और उसके अलावा ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये हमेशा किस में होंगी, 3D होंगी, 3D होंगी, ठीक है, 3 डायरेक्शंस में होंगी। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल दे दूं, बल्ब की तरह, ये देखिए बल्ब है, इस तरह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे होगी। अब फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है और इस मुझे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को बराबर में चेक करना है। कैसे चेक करूं, तो मुझे कोई टेस्ट चार्ज लेनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, ये मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज, हमें पता है टेस्ट चार्ज आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और टेस्ट चार्ज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, मगर टेस्ट चार्ज को हमेशा ट्रीट क्या किया जाता है, पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। अगर हम इसको इग्नोर करें तो इग्नोर कर भी सकते हैं। अब फर्ज करें अंदर वाली पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज हमें हमेशा पता है कि पॉजिटिव है। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं इसके करीब ले आऊं, इस चार्ज के अगर करीब ले आऊं, जैसे ही मैं इसको करीब लेके आऊंगा
तो ये वाली जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, इसको फोर्स लगाएगी। जैसे कोई घर है, अगर घर में फर्ज करें हमारे पास कोई कुत्ता पाला हुआ है, अगर कोई भी बाहर का बंदा आएगा तो वो कुत्ता उसको क्या करेगा, काटेगा ना। इन द सेम वे ये कोई चार्ज है, और जब टेस्ट चार्ज को इसके अंदर करीब लेके आएंगे, जैसे ही करीब लेके आएंगे तो ये वाली चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इस चार्ज को आप किसी भी तरफ ले आए तो ये चार्ज इसको जो है वो क्या करेगी, अपने फोर्स लगाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ओके जी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो बराबर में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको मालूम कैसे किया जाए। एक बात और, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज फर्ज करें यहां पर है, तो अब देखिए ये इनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया है। तो याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसका जो डिस्टेंस, ये जो डिपेंड करती है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा माने टेस्ट चार्ज इससे दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है, अच्छा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कैसे किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। अगर फर्ज करें कि हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज के लिए बात हो, फर्ज करें कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होगी तो फिर उसके लिए फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों इसके यूनिट्स हो सकते हैं, ये भी काम आ जाएगा। ठीक है आपके, तो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द का ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहां पर कोई चार्ज किसी दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस की फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपस में क्या होती है, तो याद रखिएगा ये हमेशा आपस में पैरेलल होती है। ये याद कर ले, ये हमेशा आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो Q नॉट है, ये यहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो इधर लेके आ जाए Q नॉट, और ये E आपका सेम। मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए ना, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अकेला करेंगे, तो ये Q डॉट डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। F का F अपनी जगह पे सेम। अब अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे सेम होगा। ठीक है, हम कहेंगे सेम होगा। तो याद रखिएगा ये सवाल पूछा जा सकता है, और इधर पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन इंटेंसिटी के दरमियान ये जो आपस में ताल्लुक होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा ये हमेशा आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, माने इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इस यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कौन, एमसीक्यूज नंबर 6, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। ये सीधी सीधी जो है ना वो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी लिखी हुई डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या डेफिनेशन है कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये W कौन है, वर्क, और Q कौन है, चार्ज। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे शो करते हैं, V से शो करते हैं। यहां आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर Q। ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप जो है V से भी शो करते हैं, डेल्टा V से भी शो कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका जो होगा वो C होगा। ये सीधी सी जो है वो डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। नंबर 7 MCQs, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर्स इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्ट इन। कह रहा है कि अगर हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं तो कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाली जो सलाहियत है, माने कैपेसिटेंस, वो कब ज्यादा हो जाएगी, अगर कैपेसिटर्स को हम कैसे कनेक्ट करें तो ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें याद रखिएगा कैपेसिटर कौन है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को या चार्जेस को क्या करता है अपने अंदर, स्टोर करता है। ठीक है, और कैपेसिटर को पहले क्या कहते थे, कंडेंसर, या कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके जी। कैपेसिटर की हमेशा जो साइन होती है, जो शेप होती है, वो सिंबल जो होता है वो इस तरह होता है। आपका कैपेसिटर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो ये किया जाता है। इसकी जो प्लेट्स है, ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये पॉजिटिव फर्ज करें, ये नेगेटिव, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये इसकी सिंबल है। ठीक है, और ये कैपेसिटर का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, एक पोटेंशियल ये है, एक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। ठीक है, ओके जी। अब अगर फर्ज करें यही सेम कैपेसिटर जो है मैंने क्या कर दिया, बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया है। कैपेसिटर क्या, ये वाला एंड या पोटेंशियल कहें जो कहें, ये कैपेसिटर का एंड और ये वाला एंड, दोनों टर्मिनल्स, इस टर्मिनल को मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और इस टर्मिनल को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी के साथ कैसे जोड़ा है, हम कहेंगे डायरेक्ट जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट जोड़ा है, ये देखिए, ये जो है डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये जो है डायरेक्ट नेगेटिव से कनेक्ट है। तो जब भी कैपेसिटर्स किसी बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं यहीं पे जो है वो बना देता हूं, एक कैपेसिटर मेरे पास ये है, ठीक है, और एक मेरे पास कैपेसिटर और है, और इन दोनों को जो है हम किसी बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर मैं पूछूं ये कैपेसिटर 1 और ये कैपेसिटर नंबर 2, मुझे बताएं क्या ये दोनों जो है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं ये डायरेक्ट कनेक्ट है तो हम कहेंगे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक एंड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, जो दूसरा एंड है, जो दूसरा पोटेंशियल है एंड, ये किसके साथ कनेक्ट है, C1 के साथ कनेक्ट है। अगर C1 की बात करें तो इसका एक एंड तो डायरेक्ट कनेक्ट है, दूसरा नहीं कनेक्ट, तो इसका मतलब है यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल दोनों डिफरेंट होंगे। सही है। अच्छा, अब एक और बात याद रखिएगा, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करने वाली जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उस एबिलिटी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस होती है इसका एक रिलेशन भी है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितनी चार्जेस ज्यादा होंगी उतने ही वोल्टेजेस ज्यादा होंगे, जितने भी चार्जेस ज्यादा होंगे उतने ही वोल्टेजेस ज्यादा होंगे। और याद रखिएगा यह भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत है, उसे हम मेजर किस में करते हैं? तो याद रखिएगा फैराड में, इसमें मेजर करते हैं फैराड में। तो ये इसका यूनिट है कैपेसिटेंस का। सही है, ओके जी। अब फर्ज करें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है C1 जिसके अंदर सलाहियत है, कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत है, वो है 2 फैराड। और एक दूसरा है, इसके अंदर जो है जो सलाहियत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की, वो है 5 फैराड। सही है, ओके जी। एक और कैपेसिटर है हमारे पास जिसके अंदर सलाहियत है, लेट सपोज मैं कह देता हूं कि इसके अंदर है 4 फैराड। अब फर्ज करें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है और मुझे जो नीड है, मुझे जो जरूरत है वो है, मुझे इतने की जरूरत है, मुझे चाहिए इतने फैराड वाला, इतनी सलाहियत वाला, 7 फैराड वाली सलाहियत वाला। तो आप देखें मेरी जरूरत, मेरी नीड, मेरा डिजायर ये भी नहीं पूरा कर रहा, क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, ये भी तीनों मेरा डिजायर पूरा नहीं कर रहे। तो ऐसे में मैं क्या करूं, मैं क्यों समझा रहा हूं अब आप देखिएगा। अब देखिए मेरा डिजायर तो 7 फैराड है, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा डिजायर ऐसे पूरा हो सकता है कि मैं 2 कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दूं या 3 कैपेसिटर्स को जोड़ दूं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, C1 और C2, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, तो फिर मेरा डिजायर पूरा हो सकता है, क्योंकि 5 फैराड एंड 2 7 फैराड। तो मेरी जरूरत इन दो को आपस में कनेक्ट करने से, ज्वाइन करने से मेरी जरूरत पूरी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन 2 कैपेसिटर्स को अब मैं ज्वाइन कैसे करूं। तो 2 कैपेसिटर्स या उससे ज्यादा कैपेसिटर्स को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, 2 हमारे पास तरीके हैं। याद रखिएगा सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/CE
माने टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और जो पैरेलल के लिए फार्मूला होता है वो होता है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो याद रखिएगा इस थोड़ा फार्मूले को देखिए। अगर मैं कहूं मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है, फर्ज करें मैं कहता हूं 1/8 फैराड है, फर्ज करें मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक जो है कैपेसिटर्स हैं, उनको जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस निकली है वो निकली है 1/8 फैराड। ठीक है, और एक कैपेसिटर है, ये C1 वाला कैपेसिटर है, वो बराबर है 1/2 के, और जो C2 है हमारे पास वो फर्ज करें बराबर है 1/6 के। सही है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, फॉर एग्जांपल 1/8 है। तो आप देखें जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इन दोनों से क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 माने एक चीज के 2 हिस्से और एक चीज के 6 हिस्से, और ये क्या है 1/8 माने एक चीज के 8 हिस्से। जब किसी चीज के टुकड़े ज्यादा करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, उतनी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो हर कैपेसिटर से क्या हो जाती है, कम होती है, क्योंकि 1/8 जो होगा वो इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जिस चीज के टुकड़े ज्यादा होंगे वो चीज छोटी हो जाएगी। अच्छा, और पैरेलल की अगर बात की जाए तो फर्ज करें मैं कहूं एक कैपेसिटर मेरे पास है C1 और C2, देखें 2 और ये 5, दोनों को प्लस करें आपस में कितने हो जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 7 फैराड। मुझे बताइए जो 7 फैराड है ये ज्यादा है, ये 7 फैराड है, और C1 कितना है, ये 2 के है, और C2 कितना है, ये 5 है। तो इसका मतलब है जो टोटल कैपेसिटेंस है 7 फैराड वो इन दोनों से ज्यादा है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी यही पूछ रहा है कि बताएं कैपेसिटर्स को हम कैसे कनेक्ट करें, तो उनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा होगी, मगर सीरीज में कर रहे हैं तो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए इसके अंदर टोटल जो है वो कितना निकला है, इसके अंदर टोटल निकला है 7, और C1 किसके बराबर है, 2 के, और C2 किसके बराबर है, आपका 5 फैराड के। तो 7 फैराड जो है वो दोनों से क्या है, ज्यादा है। तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि टोटल कैपेसिटेंस माने 1/CE इज लेस देन, सीरीज के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत होती है, वो हमेशा कम होती है C1 से भी और C2 से भी। मगर अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल में क्या होगा, जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, इससे C1 से भी ज्यादा होगी और C2 से भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है पैरेलल के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पैरेलल के अंदर ज्यादा हो जाती है, सीरीज के अंदर कम हो जाती है। ये मैंने इतना इसलिए समझाया था कि आपकी और भी काफी सारी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। एमसीक्यूज नंबर 8, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स हैं और दोनों की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, जो इनके जो एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत है वो है 8 माइक्रोफैराड, वो सीरीज में कनेक्ट हैं। तो बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा जब आपके कैपेसिटर सीरीज के अंदर ज्वाइन होंगे, जब आपके कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए हमने फार्मूला निकाला था, क्या था, 1/CE माने टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, और कैपेसिटेंस दोनों की जो सलाहियत है वो कितनी है, C1 की कितनी है आपके पास 8 माइक्रोफैराड, और जो दूसरा है C2 उसके अंदर भी जो सलाहियत है वो भी इतनी ही है 8 माइक्रोफैराड। चलें जी पुट कर दें, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 कितना है हमारे पास 8 माइक्रोफैराड प्लस 1/C2 कितना है 8 माइक्रोफैराड। अब देखिए यहां पे इन दोनों का जो एलसीएम है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इसको कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 8 माइक्रोफैराड आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो भी चीजें वो लिख दें 1 + 1,
1 प्लस 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/CE इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये आएगा 2, और 8 माइक्रोफैराड, ये आपका सेम आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड। यहाँ पे अगर दोनों के डिनोमिनेटर मुख्तलिफ होते तो फिर कुछ मुख्तलिफ तरीके से करते। अब टेबल लगाएं आगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/CE मींस टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं बचा मींस 1 और 8 नहीं, 2 4 जा 8 होता है ना, 4 माइक्रोफैराड। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है 1/4 माइक्रोफैराड। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। या फिर मजीद ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दें, चेंज कर दें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाए, सी ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसको पूरे को उल्टा करें, सीई और नीचे 1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है, इसको भी उल्टा कर दें, 4 माइक्रोफैराड अपॉन 1 नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 1 नीचे लिखते नहीं, 1 मिटा दें आप, तो आंसर क्या आया, सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। तो ये तो इसके अंदर जो है वो आंसर नहीं है, वो यहां तक जो है वो आंसर बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, 1/4 माइक्रोफैराड। एमसीक्यूज नंबर 9, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल between the plates of capacitor. MCQs number 9, the presence of dielectric between the plates of capacitor, the capacitance of capacitor will be, कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें तो फिर उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत होगी, वो क्या हो जाएगी। सुन देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर ये 2 प्लेट्स हैं, ये भी आपकी कोई प्लेट है, ये भी आपकी कोई प्लेट है, ठीक है। अब देखिए, प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होगा, माने कुछ भी नहीं होगा, या तो क्या होगी, एयर होगी, ठीक है। तो अगर हम इस कैपेसिटर के इस प्लेट्स के दरमियान अगर हम इस प्लेट्स के दरमियान क्या रखें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल माने हम क्या रखें, इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए। अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल रखें किसी भी 2 प्लेट्स के दरमियान, अगर हम, वैसे 2 प्लेट्स के दरमियान क्या होता है, या तो वैक्यूम होगा, कुछ भी नहीं होगा, या तो एयर होगी। अगर हम इन 2 प्लेट्स के दरमियान हम ये रख दें, अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, या फिर ये बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, या फिर बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे शो करते हैं। तो बताएं कि अगर 2 प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर के अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें तो फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत होगी वो क्या हो जाएगी। देखिए, पहले बीच में अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर कैपेसिटेंस एक अलग होगी, मगर अगर इन्हीं प्लेट्स के दरमियान अगर हम ये चीज रख दें, माने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, तो फिर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इसके अंदर जो कैपेसिटेंस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत होगी, वो पहले जब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं को लेट सपोज हम शो कर रहे हैं, या एयर है बीच में तो उसको हम शो कर रहे हैं इससे, ठीक है। और अब जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है उसको हम शो कर रहे हैं इससे, तो बताएं जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो पहले ज्यादा होगी या अब हमने बीच में ये रखा है तो ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे बाद में जब हमने ये चीज लगा दी है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है, तो अब जो कैपेसिटेंस होगी वो इस कैपेसिटेंस से, माने जब बीच में एक वैक्यूम था या एयर थी, उससे हमेशा क्या हो जाएगी, ग्रेटर, ज्यादा हो जाएगी, माने इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, किसी भी कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, रिलेटिव परमिटिविटी रख दें, तो याद रखिएगा उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत होगी, वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी, कह रहा है कि एक आपके पास कैपेसिटर है और उसके अंदर जो प्लेट्स लगी हुई हैं, अगर हम उन प्लेट्स का अगर हम एरिया डबल कर दें, 2 गुना कर दें, बढ़ा दें, तो फिर बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी।
तो ये जो है हमने इसको सॉल्व करना है, समझना है। सबसे पहले देखें आपके पास कैपेसिटर कैसे होता है। ये आपके पास कैपेसिटर है। वैसे तो कैपेसिटर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। फॉर एग्जांपल इस एमसीक्यूज में भी इसकी बात हुई है, इसकी जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल है, ठीक है। अब किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है या जो सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने फार्मूला भी कहा था कि उसके लिए फार्मूला क्या है। वैसे फार्मूला इससे बनता है Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं कहूं कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालें, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है और C कैपेसिटेंस है। अब अगर मुझे C का फार्मूला चाहिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे? ये V, इनके दरमियान कोई निशानी नहीं, माने मल्टीप्लाई, V मल्टीप्लाई करें इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन ये V नीचे आ जाएगा, V डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करेगा? डिवाइड। तो कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैपेसिटर आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी अगर हम उसकी प्लेट्स का अगर एरिया, ये प्लेट्स लगी हुई है, इनका अगर हम एरिया डबल कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले सो याद रखिएगा, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत है, कैपेसिटेंस, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन है हमारे पास कि ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स ये जो लगी हुई है इनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो स्टोर करने की जो सलाहियत है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट्स की शेप कैसी है, इस शेप पे डिपेंड भी करता है। नंबर टू है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इन प्लेट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इस पे भी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत डिपेंड करती है। नंबर थ्री है हमारे पास कि भाई एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर प्लेट्स के दरमियान अगर इन प्लेट्स का अगर हम एरिया बढ़ा दें, अगर इन प्लेट्स का अगर एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी, और अगर प्लेट्स का एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है। चौथी बात कि कैपेसिटेंस जो है वो इस पे भी डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, कि आप इन प्लेट्स के बीच में क्या रख रहे हैं और क्या नहीं रख रहे, इस पे भी जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो ये चार बातें हैं, इन पे जो है वो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि बताएं कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत है, माने कैपेसिटेंस, वो किस पे डिपेंड नहीं करती। तो नंबर वन, दो चीजों पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स और मेटल ऑफ द प्लेट्स। अब थिकनेस याद रखिएगा, कैपेसिटर्स के अंदर जो प्लेट लगी हुई है, इन प्लेट की जो थिकनेस है, माने प्लेट्स कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं, बारीक हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। नंबर टू, और ये जो प्लेट्स हैं ये किस मेटल की हैं, ये इस पे भी डिपेंड नहीं करता। इन चार बातों पे डिपेंड करता है। ये चार बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके जी। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, इनका अगर हम एरिया बढ़ा दें, फर्ज करें अगर मैं इनका एरिया बढ़ा दूं, तो इनका एरिया बढ़ाने से क्या होगा, कितना बढ़ा दूं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लें, कितना कह रहा है। अगर हम डबल कर दें, अगर हम इनका एरिया जो है वो क्या कर दें, डबल कर दें, तो एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस का ताल्लुक एरिया के साथ डायरेक्टली है। इन चारों चीजों में अगर चेंज आएगा तो इसके अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। ओके जी। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया अगर हम डबल करेंगे, दो गुना करेंगे, तो कैपेसिटेंस भी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसको बढ़ाएंगे तो ये भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होना चाहिए, आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद स्टूडेंट्स
यहाँ पे जो है आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये जरूर एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। कोई बात नहीं समझ में आई, आप वीडियो को रिवर्स करके सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।